अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, जैसा कि आप उसरी युसरा नोवेल की लेटेस्ट एपिसोड का बेताबी से इंतजार कर रहे थे, आज मैं आपके लिए उसरी युसरा नोवेल की लेटेस्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चले स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा नोवेल की लेटेस्ट एपिसोड। फारिस वजदान उससे नाराज हो चुका था। पैकिंग के दौरान उसके आगे पीछे फिरते हुए उसने बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब ना दिया। तैयारी करते हुए बार बार मुखातिब कर रही थी मगर वो तो ऐसा हो गया जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। खाने की मेज पर भी इंतहा की खामोशी थी। अब वो वही खरूस, मगरूर और बदमजाज फारिस था, पुराने वाला। जन्नत हैरान थी, आखिर इसे हुआ क्या है? ऐसी कौन सी बात थी जिसे बुरी लग गई थी? अच्छा ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खासी सोच विचार के बाद जरा सा एहसास हुआ तो कह दिया। गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब रवां दवां थी। वो अकबी नशिस्त पर उसके बराबर में बैठी थी। पूरे पाकिस्तान को बताओ मेरी बला से, एक शान और तमकनत से बुराजमान वो कुरुफट से कहकर बाहर देखने लगा। जन्नत हैरान हुई। वाकई? फिर कंधे उचकाकर उसने भी रुख बदल दिया। लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पर अदील अहमद नजर आया तो छूटते ही पूछ लिया, मिस्टर अदील, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नींद में बातें करता हो? सॉरी? अदील को जन्नत कमाल की बात खाक समझ में ना आई। मतलब जो नींद में बातें करे? मैं एक को जानती हूँ। हाथ से अपनी तरफ इशारा किया कि यूं जैसे बड़े अजाज की बात हो। फारिस ने गुस्सा दबाते हुए जन्नत को बाजू से पकड़कर अपनी दाएं तरफ खड़ा किया। बाज आ जाओ तुम। नहीं, बाज आसमान पर ही ठीक है, उसे नीचे मत बुलाओ तुम। वो बड़े मजे में थी। एंड बाय द वे, तुमने खुद मुझे कहा सबको बता दो, अब क्या मसला है? वो जब्त करके झटके से पलट गया। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में तो उसने इंतहा कर दी। करीब बैठे किसी सूटेड बूटेड आधे अंग्रेज आधे पाकिस्तानी अंकल से स्लिप टॉकिंग का मौजू छेड़ दिया। वो बता रहे थे कि कैसे उनके अजीज नींद में चला करते थे और कैसे वो एक बार घर से बाहर निकल गए थे और वो बहुत हैरानो परेशान हो रही थी। क्या वाकई अंकल ऐसा ही होता है? ओ मेरे अल्लाह! अच्छा फिर क्या हुआ था? वो सीट आर्म पर कोहनी टकाए हाथ को पेशानी और आंखों पर रखे जब्त के करे मराहिल से गुजर रहा था। अंकल साहिब से गुफ्तगू खत्म हुई तो मोहतरमा को भूख लग गई। बैग से चिप्स का पैकेट निकाल लिया। फारिस को ऑफर की तो अच्छा खासा झला बुना बैठा था। रिस्पॉन्स तक ना दिया। वो कंधे उचकाकर रुख बदल गई। चिप्स के चंद पैकेट, चॉकलेट्स, बिस्किट्स निकाल लिए। वो मजे से खा रही थी तो सामने बेंच पर बैठे बच्चे उस पर संजीदगी से नजरें जमाए हुए थे। बैग था या कोई जादुई थैला? चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी दौरान एक नन्ही सी बच्ची नजरों में आ गई। उसके पैरों में फूलों जैसे जूते थे। जब वो कदम उठाती थी तो सुर्ख रोशनी सी बिखरती थी। हम भी ऐसे जूते लेंगे, फारिस की जानिब झुककर कहा। वो मोबाइल पर कुछ लिख रहा था। सर उठाकर देखा, फिर देखता ही रहा। बच्ची ने नया नया चलना सीखा था। फ्रॉक में तो कोई खिलता हुआ फूल ही लग रही थी। ठीक है, हम यही लेंगे। वो मंजर देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मोहतरमा को होश आया तो फिर से टोका, ये हम अब सिर्फ तुम हो। अब के कड़ी नजरों से उसे घूरा। वो सटरात दांतों में दबाए रुख बदल गई। फारिस की निगाहें काफी देर तक उस बच्ची के ताकुब में रही। तुम्हें लगता है जब हमारा बेबी आएगा तो हम अलग हो सकेंगे? उसने कहा। जन्नत ने चौंक कर उसे देखा। सटरा मुंह में ठहर गया। अंदर तक खामोशी छा गई। तुम में ऐसा करने की हिम्मत आ सकती है, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं। वो सच कह रहा था। वो जितना ही मजबूत था अपनी औलाद के लिए उतना ही कमजोर हो सकता था। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जन्नत की आंखों में नमी उतर आई। आंखें, नाक, गाल सुर्ख होने लगे। ओ गॉड, क्या हो गया है?
वो सही मायनों में घबराया था। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा मैं उसे तुमसे छीन लूंगा, मैं यही समझी हूँ। वो रो पड़ी। तुम गलत समझी हो। फॉर गॉड सेक, रोना बंद करो। लोग हमें देख रहे हैं। जन्नत, हाँ तो देखने दो। उन्हें पता चलना चाहिए तुम कितने बुरे हो। वो उठकर अपनी पुश्त पर हाथ बांधे उसके आगे खड़ा हो गया था ताकि किसी को ये पता ना चले वो कितना बुरा है। वो उसकी इस हरकत पर सीख पा हो गई। हाँ, छुप कर रोती रहो, कोई परवाह नहीं। ये नहीं कि दो लफ्ज तसल्ली के बोल दो, पस्त आवाज में शिकवा किया। वो कदरे हैरत से उसकी तरफ मुड़ा। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? बराबर में बैठकर पूछा। यही कि मेरे बच्चे को पूरे का पूरा अपने पास रख लेना। मैं हफ्ते में एक दिन मिल लिया करूंगा, या फिर ये कि हुला के लिए जो वकील चाहिए वो मैं हायर कर दूंगा। वो लम्हे भर के लिए थी। अंदर ही अंदर और रोना आया। खबरदार, जो मुझसे तुमने बात भी की तो। अपना बैग पैक उसकी गोद में पटक कर दूसरी बेंच पर जा बैठी। फारिस गहरी सांस लेकर रह गया। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आंसू साफ करते हुए बुरबुराई। हाँ, मगर आपके वाला तो खूबसूरत भी बहुत है। आंटी जी ने किताब से नजर हटाकर ऐनक आगे पीछे करके उसके वाले को बगौर देखते हुए तबसरा किया। गालबन वो काफी देर तक उनकी चटक पटक मुलाहिजा फरमा रही थी। शोहर ऐसा हो तो बीवी को क्या खाक सुकून की नींद आई होगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनकी बात समझे बगैर उसने अपनी कही। गुड लुकिंग मर्दों की बीवियों को बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। जन्नत का मुंह खुला। बात तो जैसे अब समझ में आई। कोई गुड लुकिंग नहीं है वो, तड़प कर कहा। आंटी जी ने अब के ऐनक नाक पर खिसका कर उसे घूरा। भला ये कैसी बीवी थी जिससे अपने शोहर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नजर रखा करो इस पर, माओ की तरह नसीहत की। मुझे नहीं रखनी कोई नजर वजर। बिगड़ कर सीने पर बाजू बांधे, टांग पर टांग रखी। करता है तो कर ले दूसरी तीसरी चौथी शादी। रोने के बायस मोहतरमा की आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। आंटी जी को उसकी खुद सरी पर गुस्सा आ गया। ये आजकल की नौजवान नस्ल बर्दाश्त तो है ही नहीं इनमें। लो बताओ, दूसरी तीसरी चौथी शादी, ये भी कोई कहने की बात है? और कल को अगर दूसरी तीसरी चौथी आ गई तो लग पता जाएगा। आंटी की बरहमी देखकर वो जरा मध्यम पड़ी। अभी तो उसने ये नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है, और ये भी कि वो कोर्ट में जाकर हुला ले लेगी। फिर शायद वो जूता ही उतार लेती। फारिस को मुकम्मल नजरअंदाज किए वो उनसे बातें करने लगी। आंटी के पास बहुत से मुफ्त मशवरे थे। उन्होंने हाथ थामा और शोहर को मुट्ठी में करने के गुर सिखाने लगी, और गुर सिखाते सिखाते अपनी नंद और जेठानी के किस्से छेड़ कर बैठ गई। जन्नत उनकी खानदानी सियासत और मसलों में ऐसी उलझी कि फारिस के साथ अपनी लड़ाई, गुस्सा, नाराजगी सब भूल भाल गई। उसका हरे रंग का बैग पैक अपने घुटने पर रखे फारिस ने बेसाख्ता सुख भरा सांस लिया। 15 मिनट बड़े सुकून से गुजरे। ऐलान हुआ तो वो उठकर उसके पास आया। मेरा तो ये 4th मंथ चल रहा है। वो सारे हाल अहवाल यूं दे रही थी जैसे कई सालों की शनासाई हो, और आंटी जी भी तस्बीह के दाने घुमाते हुए यूं खुश हुई जैसे वही नानी बनने वाली हों। प्रेगनेंसी के हवाले से भी नसीहतें की। जाते वक्त फोन नंबर्स का भी तबादला हुआ। मैं आपको बहुत मिस करूंगी आंटी, उनसे गले लग कर बोली। फारिस ने आंखें घुमाई। सारे राह चलते किसी से भी उसकी दोस्ती हो जाती थी। काश मेरी सीट आपके साथ होती। हाँ काश। फारिस ने हाथ पकड़कर दांत पीसे और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सब्र नहीं है तुम में? उसे बुरा लगा। पिछले 1 घंटे से सब्र ही तो कर रहा हूँ। हाँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? फ्लाइट लेट हो गई, सरासर मेरी गलती है। वो मोतरफ हुआ और उसका हाथ गिरफ्त में लिए आगे बढ़ गया। वो महज उसे घूर कर रह गई। बिजनेस क्लास कैबिन में नेलगू रोशनी का गुमान था। पुरसुकून खामोशी थी। आसपास बहुत से मुसाफिर नींद की आगोश में उतर चुके थे, बाशमूल उसकी जोजाए मोहतरमा के। ताहम वो जाग रहा था। टेबल ट्रे पर लैपटॉप रखा था। स्क्रीन रोशन थी। कुछ बेचैनी से पेशानी मसलते हुए वो आरामदेह हालत में विराजमान बहुत बेचैन लग रहा था। आंखों में तफक्कुरात की परछाइयां थी। दिल में वहमों का खौफ था। हालात की वहशत थी, माजी की वहशत थी, और सवाल थे बहुत ज्यादा, और मुश्किल सवाल थे। उसे संभलने में वक्त लगा था। अब बहुत ज्यादा वक्त
लग रहा था। कैफियत यूं हो रही थी जैसे वो वहीं खड़ा हो। अंदर बहुत शोर था और बेतहाशा बेसुकूनी थी। तुम सोए नहीं? जन्नत की आवाज पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे दोबारा वॉमिटिंग हुई थी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी पेट पर हाथ रखे वो निढाल नींद दराज थी। नींद नहीं आ रही कहकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। परेशान हो? जाने कब से वो उसकी बेचैनी मुलाहिजा कर रही थी तो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, वो चुप हो गई। तुम कुछ खा लो, उसने कहा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए उसने आंखें मींच ली। हलक कड़वा था, जायका खराब। खाने के तस्वुर से ही अबकाई आने लगी। अब इस तरह की चीजें खाओगी तो यही होगा ना? किस तरह की चीजें? जिनसे बैग भरा हुआ है। तुम्हारा मतलब है मॉर्निंग सिकनेस? चिप्स चॉकलेट्स खाने की वजह से होती है? जन्नत की भौहें सिकुड़ गई। तुमसे बहस फजूल है, उसने फ्लाइट अटेंडेंट कॉल बटन दबाते हुए कहा। हाँ, लाजवाब जो हो गए हो। अब तो तुम यही कहोगे। तो न कर बोली। कुछ ही देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट हाजिर हुई। फारिस ने फ्रूट प्लेटर मेल का ऑर्डर कर दिया जो कि कुछ ही देर में पेश कर दिया गया। उसके इसरार और एक दो सख्त घूरियों के बाद वो न चाहते हुए भी उठकर बैठ गई। चाहो तो हर 5 मिनट बाद एक बाइट ले लो, लेकिन ये हर सूरत खत्म होना चाहिए। उसकी सीट की पोजीशन एडजस्ट करते हुए टेबल ट्रे खोल दी। एयर होस्टेस एक एक करके अशिया रखती गई। वो गहरी सांस लेकर बाहर तारीकी में देखने लगी। फोर्क उठाया, फिर बेदिली से थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी। अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अब वो सामने देख रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन तारीख हो चुकी थी और ऐसी ही तारीकी उसके अंदर भी आ गई थी। सीने पर बोझ बढ़ा हुआ था। गहरी सांस लेकर उसने अपनी पेशानी मस ली। गुज़श्ता शब वाली कैफियत एक बार फिर उस पर तारी हो रही थी। बात सामान की थी, इस घर की थी और घर की दीवारों से जुड़ी हकायतों की थी। शायद उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। जो दरवाजे सालों से बंद थे उन्हें नहीं खोलना चाहिए था। एक मंजर उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने आंखें मीचकर गर्दन के पीछे दोनों हाथों से दबाव डाला, फिर पानी की बोतल उठा ली, चंद घूंट भरे, फिर जेब से टेबलेट्स का एक छोटा सा पैकेट निकालने ही वाला था कि जन्नत की आवाज समात तक ठुकरा। गर्देजी साहिब उस दिन तुम्हारे दादा की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उनके जैसी है। वो लम्हे भर के लिए साकत हुआ, फिर गर्दन मोड़ कर उसे देखा। गर्देजी साहिब? हाँ, वो जिनके सफेद लंबे बाल हैं। उस दिन शादी पर भी थे। जमाल गर्देजी। वो सुन हुआ। सुलेमान ने तो उसे नहीं बताया था, तो क्या वो जन्नत से मिलने आए थे? वो कह रहे थे तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेटजी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे हर मामलात में मैं अपनी टीम को लेकर चलने का तरीका लेट चेयरमैन आजम शिराजी जैसा है। यूं लगता है जैसे आज भी सब वही डील कर रहे हों। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बता रही थी, मगर फारिस के अंदर सब फना हो रहा था। बज़ाहिर ये तारीफ एक राय थी और ये राय सिर्फ गर्देजी साहिब की ही नहीं थी। उसके हल्का अहबाब और बिजनेस सोसाइटी में तकरीबन हर दूसरा शख्स यही कहता हुआ पाया जाता था। मगर हैरान कुन बात ये थी, वो ये सब जन्नत से सुन रहा था। कुछ गलत हो गया था। यकीनन खतरे की घंटी बज उठी। गर्देजी साहिब के तसव्वुर से उसके जबरे भिंच गए। क्या ऐसा ही है? वो पूछ रही थी। नहीं, उसका दाहिना हाथ बेसाख्ता गर्दन तक आया। उसने टाई की नोट ढीली कर दी, कॉलर के बटन भी खोल दिए। वजूद में आग जल उठी थी। आंखों में धुआं सा भर गया था। जख्म सुलगने लगे थे। रूह झुलस रही थी। वो आजम शिराजी नहीं था। वो आजम शिराजी जैसा नहीं हो सकता था। उसके एहसासात से कती बेखबर जन्नत ने लेमोनेड के कुछ घूंट लिए। और क्या कहा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। तासुरात बज़ाहिर सख्त नहीं थे, मगर अंदर की करख्ती उसकी आंखों से अयां हो रही थी। और तो कुछ खास नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे, इसलिए जल्दी चले गए। ओह हाँ, फिर जैसे कुछ याद आया तो उसकी तरफ देखा। मुझसे कहने लगे, यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ योर हस्बैंड, यू डोंट नो हिम। तुम्हें अपने शोहर से बहुत मुहतात रहना चाहिए, तुम उसे नहीं जानती। हमला शदीद और जरबकारी थी। हमेशा तब ही पड़ती थी जब तवक्का नहीं होती थी। उसकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई। जन्नत को मिसेस सुलेमान के घर अकेले भेजकर उसने गलती कर ली थी।
پھر یہ کہ میں نے کہا یہ بات کرنے کے بعد آپ کو میرے ہسبینڈ سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ فارس وجدان ششدر سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فضا کی کشیدگی یکا یک کم ہوئی، گھٹن کا احساس ختم ہوا، سانسوں سے بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگ گئے، عجیب طرح سے۔ پھر بولے ایسی بات فارس کی بیوی ہی کہہ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر نہیں رکے، سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے سر اٹھایا اور رک گئی۔ فارس اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت کمال کے لیے اس کے تاثرات قطعی سمجھ سے باہر ہو گئے تھے۔ اس کی ہیزل آنکھیں دھندلی مبہم ہو گئی، اس کی ہر حقائق پھر سے اندھیرا ہو گئی، مکمل سناٹا ہو گئی۔ تم نے گردیزی صاحب سے کہا وہ مجھ سے محتاط رہیں؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ پزل ہوئی۔ وہ اگلے چند لمحوں تک کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اسے حیران کر رہی تھی، بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اور جو بات وہ کر رہے تھے دانستہ رک گیا۔ کون سی بات؟ بھویں سکیر کر فارس کو گھورا۔ پہیلیوں میں باتیں کیوں کرتا تھا وہ؟ انہوں نے تم سے کہا یو شوڈ بی کیئرفل آف یور ہسبینڈ۔ ہاں، وہ تو میں شروع سے بہت کیئرفل ہوں، ایزی ہو کر بہت مطمئن لہجے میں بولی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو ایسے بات کر رہے تھے کہ تم کوئی سیریل کلر ہو اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہو۔ تائید کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر دوسری طرف تو ایک گہرا سکوت تھا، تعجب تھا، حیرانی تھی، صدمہ تھا۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی، وہ ایسی کیوں تھی؟ اپنی تمام تر ناراضی کے باوجود اس نے گردیزی صاحب کو اس کا ویک پوائنٹ نہیں دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا وہ اس کی ہی بیوی تھی، اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنی اذیتیں، اتنا درد، اتنا غم سہنے کے باوجود، اتنے اختلافات کی زد میں رہتے ہوئے بھی، اسے اپنا فیصلہ سنا کر، اپنی ناراضی پر قائم ہو کر بھی وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اپنے اندر اسے ایک دم سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ لیکن ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ ایک بار پھر اسے ٹٹولا کہ شاید کہیں تو اس کے اندر شک و شبہات کے سائے ہوں گے، کہیں تو اسے کوئی ایسی بات ملی ہوگی جس نے اس کے اندر کا سکون مٹایا ہوگا، احساسات جلائے ہوں گے۔ مگر میں نے تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاپرواہی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں لاجواب ہوا تھا۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ ساری عمر کے لیے رہنا ہے؟ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا، باتوں باتوں میں آدھی بلیڈ خالی ہو چکی تھی۔ فارس کے لیے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ہمیشہ درست بات کہتی ہوں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ انجانے میں اس کے دل سے کتنا بھاری بوجھ ہٹا چکی تھی۔ اب وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نگاہوں کی تپش کا احساس کر کے اس کی طرف گردن موڑی، سیٹ آرم ریسٹ پر کوہنی ٹکائے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر ٹھہرائے اسے دیکھ رہا تھا، بہت نرمی سے اور بے انتہا انسیت کے ساتھ۔ وہ اس بزنس کیبن کی واحد مسافر تھی جو اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مشکوک ہو کر گھورا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے دیکھ رہے ہو وہی تو، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ سوال میں پوچھ رہی ہوں تم سے۔ وہ چڑ گئی۔ Can I ask you something؟ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، شور، بالکل۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں فورک اٹھائے اجازت دی۔ Why are you so cute؟ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ اور وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ کبھی بھی اس کی کسی بات پر کسی بھی طرح کا ری ایکشن نہیں دے گی، تو سچ مچ میں بلش کر گئی۔ سٹپٹا کر پلیٹ رکھ دی، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کا رخ موڑا۔ کہیں اور دیکھو تم۔ وہ ہنس دیا، خود کھڑکی کی طرف ہو کر پلیٹ قریب کر لی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، آواز کانوں میں بھی گونج رہی تھی، جہاز میں بھی گونج رہی تھی۔ اسے لگا یہ دھک دھک فارس بھی سن رہا ہے، مسافر بھی سن رہے ہیں۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ ہنسی ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، کہہ کر اپنی شکل پھر سے گم کر لی۔ بھلا جس کے پاس جنت ہو اسے اینٹی ڈپریسمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلے تو اچھی خاصی نیند لے کر اپنی سفری تھکان اتاری اور اس کے بعد فرصت سے اپنی شاپنگ دکھانے مسز شیرازی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔
اپنے کپڑے کوٹ سٹالر کی بجائے اسے بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ دکھانے کا زیادہ شوق تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی چیزیں خرید رکھی تھی وہ سب کی سب بیڈ پر پھیلا دی۔ وہ ایک چیز اٹھاتی جا رہی تھی اور انہیں دکھاتے ہوئے بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے یہ کب اور کہاں سے لی تھی۔ فارس کے ساتھ کی جانے والی سب سے پہلی شاپنگ تو یادگار سی تھی۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ انہیں نہیں دکھا سکی تھی تو آج دکھا رہی تھی۔ مسز شیرازی آنکھوں میں خوشی کی رمق لیے بہت محبت سے ایک ایک چیز ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ لندن کی فضا نے جنت پر اچھا اثر چھوڑا تھا۔ صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی، ہلکے کم ہو گئے تھے، چہرہ فریش بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں بھی چمک اٹھتی تھی۔ مزاج میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا، وہمیں مبہم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور بہت زیادہ بہتر تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے تعلقات کی مزید بہتری کی دعا کی۔ اس نے بیگ سے سیاہ شاپنگ بیگ نکالا۔ یہ کب لیا؟ ذرا حیران ہوئی کہ اسے یاد نہیں تھا، نہ پہلے اسے دیکھا تھا۔ کھولا تو اندر سفید رنگ کے ننھے منھے سے موزے، جوتے، اونی کیپ اور لباس تھا، فیڈر بھی سفید رنگ کا۔ کیا یہ فارس نے لیے تھے؟ انہوں نے اشتیاق لیے کپڑوں کو ہاتھوں میں لیا۔ اتنی نرم و ملائم چیزیں اس نے فوراً سے اٹھا کر مسز شیرازی کو دکھائی اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ یقیناً فارس نے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کی پلکیں لرزی، ان کے لب کپ کپائے، ان کے سینے پر ایک بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا۔ جنت نے چھوٹا سا منی کچن سیٹ نکالا۔ یہ اس نے بہت جلدی لے لیا ہے، وہ کہہ کر ہنسی۔ مسز شیرازی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ جو کپڑے ہاتھ میں تھے ان پر گرفت بڑھ گئی، آنکھیں مکمل نم، وجود اندر تک ویران ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب لیے۔ سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا۔ ان کے بدلتے تاثرات اسے پریشان کر گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ہی گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد وہ وقفے وقفے سے گہری سانسیں لیتی رہیں۔ آنٹی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہوں میں، ایسے ہی ذرا دل گھبرا گیا۔ آپ آرام کریں، میں بھی تو کب سے آپ کا سر کھا رہی ہوں۔ شرمندہ ہو کر ساری چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا، بس باقی کی شاپنگ کل دیکھ لیں گے۔ انہیں احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، بہت محبت اور فکر مندی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھک گئی ہوں شاید اس لیے، ان کی آواز میں آنسوؤں سے رندی ہوئی تھی۔ میں فارس کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشان ہو جائے گا وہ، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے گرد بازو ڈالے ان کے برابر میں ہی تھی، لیٹ گئی تھی۔ آپ سو جائیں اب، ان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ انہوں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تب تک ان کے پاس رہی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ احتیاط سے اٹھ کر لیمپ آف کر دیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ چند لمحوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر اس نے راہداری کی جانب دیکھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک آئی، سر اٹھا کر بہت اوپر تک دیکھا۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی فارس اپنے آفس چلا گیا تھا اور وہ بھی دوپہر تک بڑے دھڑلے سے اپنے نئے کمرے میں سامان سمیٹ کر شفٹ ہو گئی تھی۔ نہ آمنا سامنا ہوا تھا، نہ میسج پر کوئی بات ہو سکی تھی۔ واپسی پر کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزار کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایسے ہی کرتا تھا، مگر جانے کیا بات تھی، اس کے رویے کا یہ بدلاؤ اسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا۔ ممکن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، یا وہ اپنے کاروباری معاملات کو لے کر کچھ پریشان ہو۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ سٹینڈ پر ہاتھ رکھے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اب تک یقیناً وہ سو چکا ہوگا، مگر تسلی کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔ راہداری کے آخر میں سیٹنگ ایریا کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس نے محتاط ہو کر آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شاور لے کر ابھی باہر نکلا تھا اور وارڈروب کے سامنے کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھنے لگا، وہ گھر برا کر رہ گئی۔ تم یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جنت بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ خیال تھا وہ سو رہا ہوگا تو ایک نظر دیکھ کر چلی جائے گی، مگر میں اپنی چیزیں لینے آئی تھی۔
शर्ट के बटन बंद करते हुए कुछ हैरत से उसे देखा। श्योर, वो जरा कंफ्यूज सी अंदर दाखिल हुई। ठीक है, जब वो सुबह से उसे नजरअंदाज कर रहा था तो ऐसे में मुंह उठाकर उसके कमरे में आने की क्या तुक बनती थी। अंदर ही अंदर खुद को मलामत करते हुए वार्डरोब एक तरफ स्लाइड की, खाने मुकम्मल खाली थे। उसका जरूरी सामान तो आज सुबह ही नीचे मुंतकिल हो चुका था। याद आने पर निचला लब काट डाला, फिर दूसरी स्लाइड खोली, वो भी खाली थी। अल्लाह, कुछ तो नजर आ जाए जिसे दिखाकर वो कहे हाँ, वो इसके लिए आई थी। तीसरी में फारिस के कपड़े, घड़ियां, जूते और टाइयां वगैरह रखी थी। ओह, वो अपने नम बालों को तौलिए से खुश्क करता उसके पीछे खड़ा था। वो आईने में उसका अक्स वाजिया देख सकती थी, मगर देखना नहीं चाह रही थी। यहाँ नहीं है, फंसी फंसी सी आवाज हलक से निकली। मुड़कर जाना चाहा तो वो रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। नहीं, वो मैंने शायद कहीं रख दिया होगा। वो मेरी वाइट कलर की शर्ट थी, वही नहीं मिल रही थी। बस वही शर्ट ढूंढने आई थी। नजर झुकी हुई थी तो उसकी आंखों के तासुर से ला इलम थी, लेकिन लहजे में जो शरारत थी वो छुपी नहीं रह सकी थी। हाँ तो और क्या चाहिए होगा मुझे? उसकी बाईं तरफ से खिसकना चाहा तो वो एक बार फिर उसके रास्ते में आ गया। वो बुरी तरह से रोहानसी हुई, मगर ऊपर से बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया। अंगूठे से उंगली के पोर को खुरचते वो अब सर झुकाए खड़ी थी और वो कदरे गौर से उसे देख रहा था। मेकअप से मुकम्मल आरी चेहरा, बालों को बस यूं ही लपेट समेट कर एक मैसी सा बन बनाया हुआ था। कुछ लिटें गालों के इतराफ हल्का सा खम लिए गर्दन को छू रही थी। शिकन लिए सफेद रंग की लंबी सी ढीली ढाली शर्ट, जिसकी जेबों में गालबन बादाम भरे हुए थे, आज सुबह खाते हुए नजर आई थी। नेलगू पजामा, गले में झूलता दुपट्टा किसी और रंग का था, स्लीपर्स किसी और रंग के थे। उसका अपना अब कोई और रंग हो रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा लग रहा है? सीने पर बाजू बांधे इंतहाई संजीदगी से पूछा। जन्नत की धड़कन मस्क हुई। सर उठाकर उसे देखा। बेख्वाबी का शिकार आंखें, हल्की सी भरी हुई शेप, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में नरमी, लहजे में हुजन और तासुरात में मुबहम सी उदासी लिए वो उसे नरमी से देख रहा था। वो नजरें झुका गई। हाँ, मेरा तो बहुत दिल लग रहा है। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए तेजी से कहा। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी? चौंक कर सर उठाया। शरारत भरी आंखें उस पर जमी हुई थी। वो घरभरा कर रह गई। बताया तो है, शर्ट लेने आई थी। जवाब देकर दूसरी तरफ से निकलना चाहा, मगर फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। क्या है? वो जिज हुई। वो चंद लम्हों तक उसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा। अब दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। बहुत चाहत से मुतालबा करके उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर दिया। फारिस के अकब में और बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा सफेद कैचर उसकी नजरों में आ गया। वो रहा। एकदम से इशारा किया तो फारिस ने बेइख्तियार पीछे देखा। उसकी बाएं तरफ से निकल गई। लपक कर ड्रेसिंग टेबल से अपना कैचर उठा लिया। ये रह गया था। दिखाकर कहा, तुम व्हाइट शर्ट के लिए आई थी? सीने पर बाजू बांधकर उसे याद दिलाया। और इसके लिए भी आई थी। वहीं खड़े खड़े कैचर अपने बालों में फंसा लिया कि जैसे इसके बगैर तो रात भर उसे नींद ही ना आती। अच्छा, और किसके लिए आई थी? हो सकता है तुम्हारी इस लिस्ट के आखिर में कहीं मेरा नाम भी हो। महफूज होकर पूछा। तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में है ही नहीं। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। सीढ़ियां उतरकर राहदारी की तरफ जाते हुए उसने फुर्सत से अपनी पेशानी पर हाथ मारा। आखिर वो उसके कमरे में गई ही क्यों? आखिर क्यों? खुद को अंदर ही अंदर ढेर सा डांटा। रुख किचन की तरफ था। बीच रास्ते में याद आया कमरा उस तरफ नहीं है। राहदारी में दाखिल हुई तो सीधा स्टूडियो में पहुंच गई। वहां से झंझलाकर अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाजा बंद करके अपने दोनों हाथ दहकते गालों पर रखे। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तुम्हारा लग रहा है? यूं लगा जैसे उसने करीब आकर एक बार फिर सवाल दोहराया। मेरा तो अपने कमरे में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तुम्हारा लग रहा है? यूं लगा जैसे उसने करीब आकर एक बार फिर सवाल दोहराया। दिल धड़क उठा। एहसासात अजीब होने लगे। उसे पहले गुस्सा आता था, अब तो बुरा भी नहीं लगा था। दिल में जगह नहीं दे सकती तो अपने कमरे में ही दे दो। गाल से हाथ हटाकर फिर अपने एहसासात से उलझकर अपनी पेशानी को छूकर तसल्ली की कि तबीयत तो ठीक है।
फिर दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? गहरी सांस लेकर खुद को उसकी हेजल आंखों के असर से निकाला, फिर जेब से बादाम निकालकर मुंह में डालती खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। वो ट्रैक सूट में मलबूस पिछले 1 घंटे से जॉगिंग ट्रैक पर था। शर्ट कमर से चिपकी हुई थी, बाल पसीने से भीग रहे थे, चेहरे पर सुर्खी थी और सांसें चढ़ी हुई थी। सुबह का उजाला फैल चुका था, धूप में सब्जा चमक रहा था, रोड पर भी आमदोरफ्त नजर आने लगी थी। एयरफोन्स काल से निकालकर जेबों में अरसते हुए वो बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक उसकी निगाहें सब्जे से होती हुई जॉगिंग ट्रैक के उस पार आहनी बार पर जमी रही। उसने कलाई मोड़कर वक्त देखा और फिर उठकर घर की जानिब रवाना हो गया। घर में मामूल की तरह जिंदगी बेदार हो चुकी थी। उसने शावर लेकर कपड़े बदले, फ्रेश होकर नीचे आया तो किचन में नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। कुछ देर तक उनके पास बैठा रहा। मुंतजिर निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। जन्नत अभी तक नहीं आई थी। मिसेस शेराजी ने पूछा तो वो उठ गया। मैं देखता हूँ उसे। कमरे से निकलकर दाएं जानब स्टूडियो के बराबर में सामने वाला कमरा उसका था। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। पर्दों की दर्द से झांकती तेज रोशनी में वो उसे बेड पर दिखाई दी। कुशन्स के ढेर में वो इस कदर सुकून से सो रही थी कि उसे जगाने का इरादा तर्क करके वो खिड़कियों के सामने जा खड़ा हुआ। जरा से पर्दे सिरकाकर स्विमिंग पूल के उस पार देखा। गुज़श्ता शब का वाकया याद आया तो मुस्कुराहट लबों को छू कर गुजरी। मुड़कर कमरे का जायजा लिया। बहुत सी अशिया सेट हो चुकी थी और कुछ सामान अभी भी सोफे पर और बैग्स में रखा हुआ नजर आ रहा था। कमरे की तरतीब और सजावट से अंदाजा हो रहा था हर चीज बहुत चाहत से मुंतखब की गई थी। हर रंग बहुत सोचकर चुना गया था। खिड़कियों के पर्दे, दीवारों की पेंटिंग्स, गुलदान, कालीन, ऐसे ही एक बार उसने बेडरूम सजाया था और फिर उसके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी पसंद और मर्जी की हर एक शय उसने कमरे से निकाल भी दी थी। तब उसने पर्दे, पेंटिंग्स, बेडशीट्स, उसके कपड़ों की तरतीब दराज में रखी। उसकी घड़ियों और टाइयों की सेटिंग को भी अपनी मर्जी से बदल डाला था। वो जैसे उसका हर काम अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसकी जरूरत उसकी चाहत होना चाहती थी। गहरी सांस लेकर उसने एक तायराना निगाह कमरे में दोहराई जहाँ सब कुछ था मगर वो नहीं था। ना उसकी कोई चीज थी, ना जगह थी। लंदन में उन्होंने सब कुछ एक साथ शेयर किया था मगर यहाँ आकर जैसे एक बार फिर एक खला सा आ गया था। ये उसका ख्याल था मगर ये ख्याल गलत था। तमाम तर कोशिशें उसकी तरफ से थी। जन्नत कमाल ने कदम नहीं बढ़ाए थे। वो एक फासले से कायम रखे जहां थी अभी वही नजर आ रही थी। नींद में जरा सा किस्मसाते हुए उसने करवट बदलकर आंखें खोली तो वो मुड़कर उसे देखने लगा। वो भी मुंदी मुंदी आंखों से उसे ही देख रही थी। सुस्ती और तबीयत का बोझलपन ऐसा कि उठने को अब भी दिल नहीं चाह रहा था। गुड मॉर्निंग। खिड़की के पर्दे खींचकर वो उसके पास आ गया। आसमानी रंग की जीन्स पर स्याह और सफेद इम्तजाज की शर्ट जिसका हुडी गर्दन पर था। आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। हर स्टाइल से मुकम्मल आरी, बाल जो पेशानी पर बिखरे थे। दीवार घिर खिड़कियों की धूप उसके बालों में पड़ रही थी। क्या टाइम हो रहा है? उसने आंखें मसल कर और पेशानी रगड़ कर पूछा। नाश्ते का टाइम हो रहा है। फारिस ने झुककर हाथ बढ़ाया जिसे किसलमंदी से थामकर वो उठ बैठी। रात तुम देर तक जागती रही? नींद नहीं आ रही थी। एक मुबहम सी मुस्कुराहट फारिस के लबों को छूकर गुजरी। कल रात कोई कह रहा था उसका इस कमरे में बहुत दिल लग रहा है। उसने मजाक उड़ाया। जन्नत घर बरा कर रह गई। नींद का दिल लगने से क्या ताल्लुक है भला? तब कर पूछा। ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक है। वो सोफे पर जम कर बैठ गया। मेरे कमरे में तो इधर तकिए सर पर रखा और इधर नींद आ गई। टांग पर टांग जमाए मैगजीन उठा लिया। वो तो मैं इसलिए सो जाती थी क्योंकि तुम मेरा सर बहुत खाते थे। फारिस ने मैगजीन के सफे उलटते हुए निगाह उठाई। एक जुम्बी के मुंह से ये बात सुनकर अजीब लग रहा है। जन्नत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जबड़े भिंच गए, मुट्ठियां बंद हो गई। उसके ये तासुरात इंतहाई संजीदगी से मुलाहिजा फरमाए गए। क्या डॉक्टर आमना ने तुमको ये नहीं बताया गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है? मैगजीन रख कर बोला।
क्या आंटी ने तुमसे ये नहीं कहा मुझे गुस्सा मत दिलाया करो? आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। लंदन में 2-3 बार तो वो उसकी शिकायतें लगाकर मिसेस शराजी से डांट पड़वा चुकी थी। मैं जस्ट एक बात करता हूँ और तुम्हारा पारा चढ़ जाता है। सिर्फ बात करते हो? सिर्फ बात? लहजे में गुस्सा, हैरत, सदमा सब धर आया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे ये कहूँ तुम इस तरह नींद में उठकर और इस ओल जलोल से हुलिये में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो तुम्हें इस बात पर भी गुस्सा चढ़ जाएगा और जन्नत कमाल के तासुरात, एहसासात, जज्बात एकदम से बदले। बंजर वेरान सरजमीन यकायक सब्जाजार हो गई। चेहरे पर एकदम से सुर्खी दौड़ी। गुस्सा कहाँ गया पता नहीं, बात क्या हो रही थी अंदाजा नहीं। दिमाग ने झंझोड़ कर दिल को पटखा, बार बार पटखा। लफ्ज ओल जलोल से हुलिये पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की, फारिस की चालों का एहसास दिलाया, माजी का हवाला दिया, दर्दनाक गुस्से सुनाए। तब जाकर मुहतरमा को होश आया। तुम जाओ यहाँ से। बाजू से पकड़कर उसे सोफे से उठाया, पूरा जोर लगाकर खींचते हुए दरवाजे तक लाई। देखा, अब ये बात है मुझे कमरे से निकालने वाली। वो दरवाजे में ही ऐस्तदा हो गया। मैं तुम्हें निकाल नहीं रही, जाने का कह रही हूँ। रूहान सा होकर वजाहत दी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मेरा सर है, झंझला कर कहा। क्या सर में दिमाग भी है? अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। उसने दोनों हाथ उठाए, वो बेसाख्ता हंस दिया। वो जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए पांव पटकती वॉशरूम में घुस गई। ओह हाँ, याद आया, जुम्बी का तो दिमाग नहीं होता, बुलंद आवाज में कहा। वॉशरूम में कोई चीज फर्श पर ठा करके गिरी थी। वो कमरे का दरवाजा बंद करता मुस्कुराते हुए पलट गया और वॉशरूम के अंदर आईने के सामने खड़ी जन्नत कमाल अपने ओल जलोल से हुलिये को देख रही थी और बहुत गौर से देख रही थी। नाश्ते की मेज पर उसे अंदाजा हुआ आज फारिस का ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। चंद एक फोन कॉल्स अटेंड करने और कुछ जरूरी हदायत यहाँ वहाँ देने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी ऑफ कर दिया। अब वो जहाँ जहाँ जाती थी वो अपनी शर्ट की जेबों में हाथ डाले उसके पीछे पीछे था। क्या है? चीट कर पूछा। मैं तो बस टहल रहा हूँ, उसने कंधे उचकाए। तो कहीं और जाकर टहलो। मगर वो कहीं नहीं गया। तुम्हें पता है आज मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? क्योंकि आज से तुम जिम में मेरे साथ वर्कआउट करने वाली हो। जन्नत की आंखें फैली। मुझे तुम्हारी तरह कोई मसल्स नहीं बनाने, मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ, फौरन से कहा। मगर फारिस ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। हर ट्राइमेस्टर के लिए सेफ एक्सरसाइज जो तुम आराम से कर सकोगी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत मुहतात रहना पड़ता है। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया हुई थी। जहाँ मेरे जैसा पर्सनल ट्रेनर हो जो बच्चे का बाप भी हो, वहाँ भला तुम्हें क्या मसला पेश आ सकता है? यही तो मसला है, दांत पीस कर कहा। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे ग्राउंड फ्लोर पर अपने जिम ले आया। एक लंबा सा हॉल जो हर तरह की इक्विपमेंट से भरा हुआ था। वो ग्लास बॉल्स से उसे वर्कआउट करते हुए झांक लेती थी, मगर अंदर कभी नहीं गई थी। अब अंदर आ गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था बाहर कैसे निकले। स्लाइड डोर बंद करके फारिस उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो अब शुरू करते हैं। वार्म अप के बाद उसने सबसे पहले कार्डियो वर्कआउट करवाना शुरू किया और जन्नत कुछ बेदिली और जंजलाहट से उसकी इंस्ट्रक्शंस पे ये सोचकर अमल करती रही कि बस 10-15 मिनट तक एक्सरसाइज करवाएगा और फिर छुट्टी हो जाएगी। मगर उसकी हैरत और सदमे की इंतहा न रही जब वो दौरानिया बढ़ाता गया। ऊपर से जरा जरा सी गलती पर डांट अलग से पड़ रही थी। ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, हाथों में जान नहीं है क्या? ये क्या कर रही हो? आर यू डेड? क्या तुम मर चुकी हो? वो अच्छा खासा तपी हुई थी, मगर तहम्मुल से सब सुनती सहे जा रही थी। दूसरों के शोहरों की बीवियां प्रेग्नेंट होती हैं तो वो कहते हैं हिलकर पानी भी मत पियो। एक तुम हो। ठीक आधे घंटे बाद बेंच पर वर्कआउट करते हुए वो कह रही थी, जरा बताओ तो ये कौन से मर्द हैं जो कहते हैं हिलकर पानी भी मत पियो? मैं तो ऐसे किसी मर्द को नहीं जानता। उसके पास खड़ा वॉच बैंड पर सेकंड्स के हिसाब से टाइम देख रहा था। हाँ तो तुम अपने जैसों को ही जानते होगे, है ना? तब कर बोली, खरूस, बेरहम, जालिम। बकिया लफ्ज जुबान में अदा किए। कुछ कहा? तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ऊंची आवाज में करो जरा, मैं भी सुनूं। दांत पीसे। अब बस, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसने हाथ उठा लिए। 5 मिनट बाकी हैं। उसने सख्ती दिखाई।
और हांसी हुई। 5 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। 2 मिनट का वक्फा मिला तो गहरी सांस लेती बेंच पर बैठ गई। सर्द आह यूं भरी जैसे उस पर न जाने कितना बड़ा जुल्म ढा दिया गया हो। बोतल मुंह से लगाकर 2 घूंट लिए, फिर मुड़कर फारिस को देखा। वो सामने ही स्याह मैट पर खड़ा 10-10 के जी उठाए हुए था। लम्हे भर के लिए आंखें फैली थी। दूसरे ही पल मुंह से माशाल्लाह निकला था। ऐसे तो नहीं वो इतना फिट नजर आता। और तीसरे ही पल वो खुद से अपने लिए अपनी मर्जी का वर्कआउट मुंतखब किए रैक पर पहुंच गई। उससे सारी मुश्किल वर्जिश करवाई जा रही है और खुद देखो कितने आराम से डंबल उठा रहा है। आसान काम अपने लिए और मुश्किल काम उसके लिए। उसने बड़े साइज का उठाना चाहा तो दिन में तारे दिखा गए। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत कम वजन से कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं। खुद को खुद ही तसल्ली देती सीधी हुई और तभी निगाह फारिस से 2-4 हुई। वो दोनों हाथों में महारत से वजनी डंबल उठाए आराम से वर्कआउट करते हुए उसे देख रहा था। लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी जिसे दबाकर रुख बदल गया। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। गला खनकार कर गाल पर बिखरती लिटों को पीछे किया और जैसे तैसे दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर 5 के जी का डंबल उठाया। आंखों में फातिहाना सी चमक उठी। अगले ही पल उसके हाथों से छूटकर गिरा। इतनी ही जोरदार आवाज गूंजी और इतनी ही सरायत से वो बौखलाकर पीछे हटी। फारिस अपना डंबल रखकर तेजी से उसके पास आया था। वो झुककर कदमों में देख रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि पाँव बच गया था, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद को नुकसान पहुंचाने। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बाजू से पकड़कर उसे पीछे हटाते हुए सख्ती से डांट दिया। वो पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। घबराकर फौरन ही वजाहत दी। खुद से चलकर तुम्हारे हाथों में आया और छूट गया। उसका पारा चढ़ गया था। कुछ हो जाता, अगर चोट लग जाती तो? वो आंखों में हैरानी लिए उसे देखकर सहम गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझे तसव्वुर करके ये डंबल गिराया है? त्योरी पर बल डालकर गुस्से से कहा। ना, नहीं तो फिर ये मुझे मेरे सर पर गिरता हुआ क्यों महसूस हुआ है? जब्त करके पूछा। अब अगर तुमने मुझे कुछ और कहा ना तो मैं ये सचमुच में तुम पर गिरा दूंगी। उसके तासुरात से खाइफ होकर फौरन ही धमकी दी। पहले ठीक से उठाना तो सीख लो, ब्रोसली की बहन। उसके कदमों से डंबल उठाकर वापस उसी की जगह पर रखा। वो भुएं सकेर कर खड़ी रही। जो वर्कआउट मैंने बताया है वो कौन करेगा? अपने सीने पर बाजू बांधकर सख्ती दिखाई। मुझे नहीं पता, अब बस खत्म करो ये सब। अभी तो सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। बाजू से पकड़कर उसे ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। उसे जी भर कर रोना आया। ये स्पीड एडजस्ट की तो न चाहते हुए भी उसे आहिस्तगी से कदम उठाना पड़े। तुम आखिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? हाँ? 10 मिनट के बाद स्पीड बढ़ाने आया तो फट पड़ी, मगर उसे तो जैसे कोई आवाज ही नहीं आई थी। क्या मुसीबत है? झंझलाहट के आलम में तेज तेज कदम उठाने लगी। सांस फूल रहा था, धड़कन तेज हो रही थी। मुड़कर देखा तो उसे कहीं नजर न आया। फौरन से रफ्तार कम की। सुख भरी सांस लेते अब मरियल से कदम उठा रही थी जब वो किसी जिन की तरह अचानक नमूदार हुआ। ये क्या ज़ुम्बी की तरह चल रही हो? डांट कर स्पीड वापस एडजस्ट करना चाहिए। और जन्नत की तो जैसे सर पर लगी और तलवों पर बुझी। ज़ुम्बी मत कहो मुझे, चीख कर बोली। अगले ही पल उसका रंग उड़ा। घबराकर तेज तेज कदम उठाना शुरू किए। फारिस स्पीड बढ़ा रहा था। फारिस फारिस प्लीज स्पीड कम करो, वो चीखी, मगर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाँ तो क्या कह रही थी आप? कंट्रोल बटन पर हाथ रखे अब वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। कुछ नहीं कह रही थी मैं। उसे बहुत तेज तेज कदम उठाना पड़ रहे थे, बस भागने की कसर रह गई थी। परेशान होकर हथों पर गिरफ्त बढ़ा ली कि गिर ना जाए। आंटी फारिस को देखें। कुछ और समझ ना आया तो वहीं खड़े खड़े चलाई। उन्होंने मुझे बहुत बार देखा हुआ है, अब तुम देख लो। अपनी गहरी आंखें उस पर जमाए संजीदगी से कहा। मैं गिर जाऊंगी? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? फारिस प्लीज। नहीं करोगी, ये मुनासिब स्पीड है। शाबाश, तेज तेज कदम उठाओ। वो कंट्रोल बटन पर हाथ रखे जरा सा पीछे हटा। दोबारा ऐसे नहीं करूंगी, मिन्नत करके बोली। उसकी रोती शक्ल देखकर तरस आ गया। स्पीड कम कर दी। ड्रामे करना कोई तुमसे सीखे। 15 मिनट तक अब यही स्पीड रहेगी, ताहुकुम से कहकर वो वापस बेंच पर जा बैठा।
मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बेदिली से चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके वर्कआउट खत्म हुआ तो वो जैसे रस्सियां तुड़वा कर जिम से भागी। आज पहला दिन है तो इसलिए कम वक्त दिया है, राहदारी से गुजरते हुए फारिस ने कहा। ये कम वक्त था? जन्नत की आंखें उबल पड़ी। कार्डियो वर्कआउट कल ठीक से करना है तुम्हें। 22 वर्कआउट आज 10 बार किए हैं तो कल 15 दफा करेंगे। ट्रेडल पर 25 मिनट वर्क करना होगा। शोल्डर वर्कआउट का दौरानिया भी बढ़ाना होगा। वो अभी से आने वाले कल के लिए सब तरतीब दे रहा था और जन्नत की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे किसी भी लम्हे रो देगी। अल्लाह करे कल उसे सुबह 7 बजे ही ऑफिस जाना पड़ जाए। आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। तुमने कुछ कहा? उसने गर्दन मोड़कर पूछा और वो घबरा कर रुकी कि दुआ तो दिल में की थी। इसने कैसे सुन ली? नहीं, भला मैं क्या कहूंगी? कंधे उचकाकर अपने कमरे में बंद हो गई। कुरान की तलावत से फारिग होकर मिसेस शेराजी जन्नत के कमरे में आ गई। नीचे शिफ्ट हो जाने का एक ये फायदा हुआ था, उसके कमरे में बाआसानी आ जा सकती थी। खिड़कियों से स्विमिंग पूल नजर आता था। दीवारों पर धूप उतरी हुई थी, सब्जा रोशनी में चमक कर और हरा लग रहा था। वो उसी तरफ देख रही थी। जन्नत मुसलसल बोलते हुए वार्डरोब खोले खड़ी थी। वो उसकी सुन रही थी, उसे जवाब भी दे रही थी। वार्डरोब में सिर्फ उसकी चीजें, उसका सामान था। बच्चे के लिए ली जाने वाली अशिया वो तरतीब दे रही थी, ऊपर से नीचे रख रही थी। कमरा चूंकि भरा था तो दाएं तरफ का हिस्सा बच्चे के लिए बहुत खूबसूरती से सेट किया जा सकता था। बेबी कॉट यहाँ अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा, है ना? मैंने भी कल रात यही सोचा और इस दीवार के साथ मैं अलग से वार्डरोब ले लूंगी। कपड़े खिलौने सब तरतीब से रख दूंगी। इन्हें अदराक हुआ आने वाले वक्त के बारे में इसकी सोच काफी हद तक बदल चुकी है। वो अपने खौफ को मिटाकर नए ख्वाब सजाने लगी है। इन्हें इस मुस्बत तब्दीली पर खुशी महसूस हुई। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो दिल से मुस्कुराई। जन्नत उनके पास सोफे पर चढ़कर बैठ गई। सच सच बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है? किस बारे में? आपका पोता होना चाहिए या पोती? वो आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक लिए पूछ रही थी। मुझे बस अपने बेटे की सेहतमंद औलाद चाहिए, बेटा हो या बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखकर नरमी से कहा, यह कहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। उनके गाल से गाल मस करके कहा, फिर उठकर दूसरी अशिया समेटने लगी, साथ ही शादी का हवाला भी दे रही थी। मिसेस शेराजी अब वार्डरोब की तरफ देख रही थी। 15 दिन फारिस वजदान की संगत में गुजारने के बावजूद उसने कमरा अलग कर लिया था। जानती थी फारिस उसे वक्त और स्पेस दे रहा है। वो उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहता था। ये एक आजादी थी। खुद से एक फासला कायम करके वो उसे अपना फैसला बदलने का मौका दे रहा था। उनके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट ठहर गई, मगर कुछ सोचकर जाने क्यों दिल उदासियों में घिर गया। मिनी किचन सेट, सफेद रंग के मखमली कपड़े, आंखों में इस्तराब लिए उन्होंने जन्नत की तरफ देखा। लंदन में फारिस ठीक रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने पूछा। जन्नत रुक गई, गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। चंद लम्हों तक खड़ी रही। अब वो उन्हें एलर्जी रिएक्शन का बताए या स्लीपिंग पिल्स और एंटी डिप्रेसमेंट का हवाला दे। वो उन्हें किसी भी सूरत परेशान नहीं करना चाहती थी। जी, वो ठीक रहा, बस उसे जरा सा जुकाम हुआ था और कुछ नहीं। मुस्कुराई। वो गहरी सांस लेकर चुप हो गई, रुख बदलकर फिर से बाहर देखने लगी। कल आप कह रही थी मुझे पेंटिंग्स दिखाएंगी। उनकी खामोशी और आंखों से झलकती परेशानी महसूस करके उनके पास आ गई। हाँ, एक मुकम्मल की है, काफी अरसे से बना रही थी लेकिन अधूरी ही थी। तुम दोनों लंदन में चले गए तो फिर फुर्सत से मुकम्मल कर ली। चलिए फिर मुझे दिखाइए ताकि मैं उसे रीड कर सकूं। वैसे तो मैं आपकी हर पेंटिंग को 10 में से पूरे 20 नंबर देती हूँ। वो हंस दी। जन्नत व्हीलचेयर पर हाथ जमाए उनके साथ स्टूडियो में आ गई। सामने ही दीवार पर सफेद चादर में एक लार्ज साइज की पेंटिंग दीवार के साथ रखी हुई थी। अब तक की मिसेस शेराजी की तमाम पेंटिंग्स में ये सबसे बड़ी थी, तकरीबन आधी दीवार को कवर कर रखी थी। उसने आगे भरकर कपड़ा हटाया, गहरे रंगों से मुज़य्यन एक डार्क सी पेंटिंग सामने की। जन्नत कमाल दम साधे खड़ी रह गई, समंदर की तरफ आसमान की बुलंदियों को छूता। एक वसीओ अरीज महल, लंबे मीनार, ऊंची मजबूत दीवारें, महल के बाहर जगह जगह स्याह होती घास से आधे छुपे आधे जाहिर होते खून आलूदा नेज़े।
تیر اور تلواریں، محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی۔ اس کھڑکی کی چوکھٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا، اندر کسی کی موجودگی کا گمان بھی ہو رہا تھا۔ انگلیاں خون سے رنگی ہوئی، تلوار ٹوٹی ہوئی اور حفاظتی چوگا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ زبردست! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں، ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے، اب مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، کہہ کر وہ آگے ہوئی۔ اسے ادراک ہوا اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی دیوار گیر پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا، جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں اور سیاہ جڑیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر ایک شے کی اپنی ایک حقائق ہے، اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے ہوئے کہا۔